सो गाइज़ यही कुछ डिफरेंसेस हैं टोट और क्राइम में। अराउंड 16 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो शख्स टोट कमिट करता है उसे टोट फीज़र कहा जाएगा और वो शख्स लायबल है टोट कमिट करने के लिए। अगर हम दूसरे साइड में देखें तो जो शख्स क्राइम करता है और उसके अगेंस्ट अगर कोर्ट में चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो उसे गिल्टी कहा जाएगा। और दोनों ही केसेस में अक्यूज़ को हम डिफेंडेंट के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो क्लेमेंट है यानी वो शख्स जिसका नुकसान हुआ उसे टोट में प्लेंटिफ कहा जाता है और क्रिमिनल केसेस में उसे विक्टिम कहा जाता है। नाउ गाइस थर्ड पॉइंट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज दैट टोट लॉ इज़ अनकोडिफाइड एंड क्रिमिनल लॉ इज़ कोडिफाइड। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आपने क्रिमिनल लॉ के कुछ बुक्स देखे होंगे लाइक CRPC, पाकिस्तान पेनल कोड और इंडियन पेनल कोड। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस दिए गए होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपने अगर ये पर्टिकुलर काम किया तो आपको इतनी और स्पेसिफिक सज़ा होगी। अगर हम बात करें टोट लॉ की तो ये बहुत ही इसमें डाइवर्स सिचुएशन होते हैं। ऐसे सिचुएशन होते हैं जिनको कोडिफाई किया भी नहीं जा सकता। ठीक है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कोड्स और सेक्शंस के थ्रू कि किसको कितने डैमेजेस मिलने चाहिए, किसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसीलिए ये अनकोडिफाई रह जाता है। एक्सेप्शंस कुछ हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अनकोडिफाइड है, इसका प्रोसीजर नहीं पता, तो ये काम किस तरह से करता है? तो सर ये काम करता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस के थ्रू। यानी जो हायर कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं, जो लैंडमार्क केसेस होते हैं, उनकी मदद लेके टोट पूरा एक सिस्टम टोट का काम करता है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इट सेज कि जो रॉन्ग्ड पर्सन है, वो शख्स जिसका नुकसान हुआ है, टोट उसे क्या रेमेडी देता है और क्रिमिनल लॉ उसे क्या रेमेडी देता है? तो टोट लॉ उस शख्स को रेमेडी देता है कंपनसेशन, और कंपनसेशन ही के थ्रू वो अपनी लॉसेस की भरपाई कर पाता है। अगर हम बात करें क्राइम की तो वो आपको क्या रेमेडी देता है? देखिए, जब भी कोई शख्स क्राइम कमिट करता है और अगर उससे आपको कोई नुकसान हो रहा है तो उसे सज़ा दी जाएगी, सो कॉल्ड पनिशमेंट। और सज़ा में क्या हो सकता है? उसे कैद भी किया जा सकता है और उसे फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो फ़ाइन होता है वो आपको नहीं दिया जाता, यानी जो क्लेमेंट है, जो विक्टिम है, उसे नहीं दिया जाता फ़ाइन का पैसा। फ़ाइन का पैसा जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। और जैसे हम टोट में बात कर रहे थे कंपनसेशन, तो कंपनसेशन उसे मिलेगा जिसका नुकसान हुआ। अगर हम बात करें फ़ाइन की तो फ़ाइन विक्टिम के लिए नहीं है क्राइम में। टोट में कंपनसेशन प्लेंटिफ के लिए ही होता है। एम आई क्लियर? सो गाइस फिफ्थ पॉइंट सेज के जो टोट है इट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड इट इज़ वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स, वाइल जो क्राइम है इट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट एंटायर सोसाइटी, इट इज़ वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आपके कार पर मारता हूँ स्क्रैचेस, इससे किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। यहाँ पे सिर्फ आपके प्राइवेट राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो टोट में यही होता है कि एक इंसान के प्राइवेट राइट्स वायलेट हो रहे हैं। लेकिन क्राइम में ऐसा नहीं होता। क्राइम में पूरी सोसाइटी को सफ़र करना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके नेबर में रॉबरी होती है, डकैती होती है, आप सब अलर्ट हो जाएंगे, आप सब के जहन में फ़ियर पैदा हो जाएगा, आप बाहर निकलना आप अवॉइड करना शुरू करेंगे, आप सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। आपके गली में किसी को दिन दहाड़े विदाउट एनी रीज़न उसका मर्डर कर दिया गया, आप सब के जहन में खौफ पैदा हो जाएगा। तो इससे पूरा सोसाइटी सफ़र करता है जब भी कोई क्राइम होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स। पूरी पब्लिक सफ़र करती है। लेकिन टोट में ऐसा नहीं होता। कोई भी एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान सफ़र करता है या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप सफ़र करता है टोट में। सिक्स्थ पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी शख्स ने कोई टोट कमिट किया है और उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए आपको खुद जाके उसके ख़िलाफ़ एक्शंस लेने होंगे। लेकिन जब भी कोई शख्स क्राइम कमिट करता है और आपका उससे नुकसान हो रहा है तो आप चाहें या ना चाहें, गवर्नमेंट यानी स्टेट उसके ख़िलाफ़ खुद ब खुद एक्शन लेना शुरू करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैमिली है जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई का कत्ल कर देता है, तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि हमें पुलिस इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमारे घर का मसला है, हमारा फैमिली मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। रीज़न इसके आपने जो काम किया उससे आपने ना सिर्फ विक्टिम को नुकसान पहुंचाया बल्कि आपने स्टेट को भी हर्ट किया है। इसीलिए यहाँ पे जो एक्शन लिया जाता है क्राइम में वो हमेशा स्टेट की तरफ से लिया जाता है। सेवन्थ पॉइंट में बात करें कि जो केस का टाइटल होता है वो किस तरह से होना चाहिए। टोट के केसेस में प्लेंटिफ का नाम मेंशन किया जाता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में जो विक्टिम होता है उसका नाम नहीं आता, उसकी जगह पे स्टेट का नाम होता है। स्टेट उस विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक तरह से।
आगे हम 8th पॉइंट में ये देख रहे हैं कि हम टोर्ट लॉ और क्रिमिनल लॉ बनाकर क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है ये लॉ बनाने के पीछे। तो टोर्ट लॉ बनाने के पीछे हमारा एम यह है कि हम एक पर्सन को उसकी प्राइवेट राइट्स दे सकें, उसको प्रोटेक्शन दें, उसके कोई प्राइवेट राइट्स वायलेट ना करें, इसीलिए टोर्ट लॉ बनाया गया है। उसके अलावा अगर किसी के राइट्स वायलेट भी होते हैं तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए, ये मकसद है टोर्ट लॉ का। अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की तो इसका मकसद होता है कि सोसाइटी में अमन का क़याम हो, पीस हो, सोसाइटी में लोग लॉ और ऑर्डर को फॉलो करें ताकि जो पब्लिक के राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। अगर लोग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली यानी ज़ाहिर सी बात है कि जो पब्लिक के राइट्स हैं वो वायलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही मकसद है क्रिमिनल लॉ का। अब का इस 9th पॉइंट हमें ये बताता है कि केस को किस अंदाज में चलाया जाएगा, क्या कुछ होगा, क्या स्टेप्स होंगे। तो टोर्ट के केसेस में सिविल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और जो क्राइम है, क्राइम के मैटर्स के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा कोर्ट में। 10th पॉइंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है, टॉक्स अबाउट द कॉम्प्रोमाइज़। टोर्ट के केसेस में आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दैट इज़ टू से किसी शख्स ने आपका नुकसान किया और आप उसको पकड़ के कोर्ट में ले आए, अभी आप कुछ ले दे के मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं तो आप वो किसी भी वक्त कोर्ट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्राइम के केसेस होते हैं उनमें बाज़ औक़ात ये अथॉरिटी विक्टिम के पास नहीं होती कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करते, क्योंकि जो ऑफेंस क्रिमिनल ने किया है वो उसने स्टेट को नुकसान पहुंचाया। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो सिचुएशन है तो स्टेट ने बता रखा है कि जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है सिर्फ उन्हीं में कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है, अदरवाइज़ नॉट। पॉइंट नंबर 11 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की गई है, जिसमें बेसिकली होता यह है कि आपको यहाँ पे कोई ग्रीवेंस नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, किसी दूसरे ग्रुप का, किसी दूसरे इंसान का कोई राइट वायलेट हो रहा है। तो आप क्या करते हैं कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारा राइट दिलाता हूँ, चलो मैं तुम्हारे बिहाफ पे केस लड़ता हूँ। तो इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कहने का मकसद यह है कि जो टोर्ट लॉ है उसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कर सकते और क्रिमिनल लॉ में कर सकते हैं। किसी जिसको टोर्ट में जिस शख्स को नुकसान हुआ है वो खुद आके अपना केस लड़ेगा, आप उसके बिहाफ पे, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपके मैं लड़ूंगा केस, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। नाउ गाइस 12th पॉइंट इज़ प्रीटी सिंपल। इट सेज दैट टोर्ट के जो मैटर होते हैं दे आर लेस सीरियस और जो क्राइम के मैटर दे आर मोर सीरियस। रीज़न इसकी क्राइम में आप देखते हैं पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो मामलात होते हैं लाइक मर्डर, हार्म बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका नेचर भी थोड़ा सीरियस होता है। और टोर्ट का इसे जो नेचर है वो कम सीरियस होता है, इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता किसी का, और जो मेथड है वो भी एज सच क्राइम की तरह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 13th पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, सो काइंडली बी मोर फोकस्ड। देखिए क्रिमिनल और सिविल दोनों में एविडेंस के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में जो एविडेंस का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द सिविल मैटर्स। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है तभी जाके आपकी बात को एडमिट किया जाता है। लेकिन सिविल केसेस में ये होता है कि अगर आपके दिए गए एविडेंसेस अपोजिट पार्टी के दिए गए एविडेंसेस से सिर्फ 1% भी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यू विन द केस। यानी अगर उनके एविडेंस 49% है एंड आपका एविडेंस 51% है, सो यू विन द केस। वहीं पे अगर हम बात करें क्राइम की तो आपको एविडेंसेस बियॉन्ड द रीज़नेबल डाउट देने पड़ेंगे। दैट इज़ टू से कि जज साहब को 70% ये यकीन हो जाए कि हाँ इस एविडेंस से ये पता चलता है कि इस शख्स ने ये क्राइम किया है, तभी जाके जज साहब उसको क्राइम के लिए पनिश करेंगे, अदरवाइज़ नॉट। अगर जज साहब इस ख्याल के हैं कि मुझे लगता है कि शायद इसने किया, तो यहाँ पे शायद वाली यानी रीज़नेबल डाउट नहीं होना चाहिए। एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए कि हाँ इसी ने किया है, तभी जाके किसी को सज़ा दी जाती है क्राइम में। इस तरह के प्रिकॉशंस और क्रिमिनल एविडेंस के हायर स्टैंडर्ड सेट करने का मकसद ये होता है ताकि कहीं किसी इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट ना हो जाए। तो ओवरऑल कहने का मकसद यह है कि टोर्ट लॉ में आपको अगर अपना एविडेंस प्रूव करना है तो ये ज़रूरी है कि आपका एविडेंस जो है वो प्रिपोर्टेंस ऑफ एविडेंस को मेट करे। और अगर बात करें क्राइम की तो कोई भी क्राइम प्रूव करने के लिए आपका एविडेंस बियॉन्ड द रीज़नेबल डाउट होना चाहिए, तभी जाके वो क्राइम प्रूव हो पाएगा।
14th पॉइंट टॉक्स अबाउट इंटेंशन। तो टोर्ट लॉ में इस सच इंटेंशन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की वजह से हो रही होती हैं, विदाउट इंटेंशन की वजह से हो रही होती हैं। तो यहाँ पे इतना नहीं देखा जाता इंटेंशन को। लेकिन क्राइम में इंटेंशन और मोटिव को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। सज़ा कम या ज़्यादा हो सकती है इन दोनों के बेसिस पे। गाइस, अगर आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में नॉलेज है तो आई होप 15th पॉइंट इज़ नॉट गोइंग टू बिग डील फॉर यू। तो लिमिटेशन एक्ट में बेसिकली एक लिमिटेशन बताई जाती है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना केस फाइल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मैटर के लिए आप विद इन दिस ड्यूरेशन अपना केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो आपका केस कहलाएगा टाइम बार्ड, और ऐसा केस टाइम बार्ड केस आप फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोर्ट कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो टोर्ट है उसके केसेस टाइम बार्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट ने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बताया कि आप 2 महीने के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि मैं 2 महीनों में फ़ाइल नहीं करता, मैं 6 मंथ्स के बाद कहता हूँ हाँ मुझे नुकसान हुआ तो मैं अब केस करूँगा, तो वो केस टाइम बार्ड हो चुका है, ऐसा केस मैं फ़ाइल नहीं कर सकता। तो क्राइम में ऐसा टाइम बार्ड का ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई इंजरी आई है तो जितना जल्दी हो सके आप कंप्लेन करें, वो बेहतर रहता है आपके केसेस के लिए। 16th पॉइंट में दोनों के एग्जांपल बताए गए हैं। एंड अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहे तो उन पे हमारी अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड में आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ कि जो टोर्ट है इसमें भी पनिश किया जाता है। किस सूरत में पनिश किया जाता है कि एक शख्स हैबिचुअल है, वो बार बार सेम टोर्ट कमिट किया जा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसे पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट किस तरह से कि जो किसी को वो नुकसान दे रहा है तो वो कंपनसेशन उसके हाई सेट कर सकता है, डैमेजेस, यानी जहाँ पे 200 देने हैं उसको कंपनसेशन या डैमेजेस, तो कोर्ट वहाँ पे सेट कर देगा 800 या 400। इस तरह से भी कोर्ट पनिश कर सकता है। और क्राइम के मैटर्स में भी कोर्ट कभी कभी रिक्वायर करता है गिल्टी को क्या वो विक्टिम को कंपनसेट करे। आई होप गाइस आई हैव मेड ऑल पॉइंट्स क्लियर। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।